TV9 भारतवर्ष के शो में जयराम रमेश के बयान से हलचल मच गई है। राहुल गांधी से प्रधानमंत्री मोदी की ज्यादा लोकप्रियता पर जब सवाल पूछा गया तो जयराम रमेश की ओर से कहा गया सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही उन्होंने कहा मैनेजमेंट और सर्वे एजेंसियों पर भी जयराम रमेश ने कई तरह के सवाल उठा दिए। तो इसी को लेकर अब राजनीति भी हो रही है। सुनवाते आपको क्या कहा। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी राहुल गांधी से ज्यादा है। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी राहुल गांधी से ज्यादा है। आपकी पर्सनल राय। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, मीडिया पर कंट्रोल है, सर्वे वालों पर कंट्रोल है, तो नतीजा आप जानते हैं क्या होगा। तो प्ले कार्ड में यस है या नो है सर? तो मैंने कह दिया ना, मैंने आपको जवाब ओके ठीक है। जयराम रमेश चाहते हैं कि 2024 में राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार हों। पास। मैंने 2024 के बारे में सोचा ही नहीं है। ओके। तो जयराम रमेश ने क्या कहा वो आपने सुना। शलभमणि त्रिपाठी जी, आप ही का रिएक्शन चाहूंगी। कुल मिलाकर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं इसलिए लोकप्रिय हैं, लेकिन सर्वे एजेंसीज पर भी सवाल उठाए हैं। कहीं ना कहीं लोकप्रियता के पीछे उन्हीं का हाथ। देखिए, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप सब तो बहुत मशहूर लोग हैं, बहुत शार्प लोग हैं, और जयराम रमेश जी से आपने दो सवाल पूछे, लोकप्रियता को लेकर पहला सवाल, और दूसरा सवाल राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के तौर पर उम्मीदवारी को लेकर। आप बॉडी लैंग्वेज अगर जयराम रमेश जी को देखेंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाता है। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी विपक्ष के बड़े नेता हैं। हम सब चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत रहे, विपक्ष के भी लोग मजबूत रहें। राहुल गांधी जी जिस बैकग्राउंड से आते हैं उनको भी मजबूत रहना चाहिए, लेकिन जिस तरह का जयराम रमेश जी का बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, नीरज जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। नीरज जी ये बताइए, ऐसे कैसे होगा 2024 की जंग, ऐसे कैसे आप लड़ेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से पॉपुलर मान रहे हैं। 2024 में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा होंगे, ये मानने में भी हिचक रहे हैं। ऐसे कैसे लड़ेंगे? समीर जी, बड़ी बात ये नहीं थी कि जयराम जी ने कहा कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पॉपुलर है। उन्होंने ये कहा कि उनका मीडिया पर कंट्रोल है, और मीडिया पर जो कंट्रोल है उसके ऊपर एक लंबी बहस होगी तो उसमें सब साफ हो जाएगा कि उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे का रीजन क्या है। मैंने तो अभी जब क्रूज की आप बात कर रहे थे, एक प्राइवेट कंपनी का क्रूज का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जब करने जा रहे हैं, तो देश को अपनी प्राथमिकताएं समझनी होंगी। आपको कलम की लड़ाई लड़नी है, आपको ठीक है सर, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं, तमाम सवाल खड़े होते हैं। आएंगे सर, नीरज जी एक बार फिर से आपके पास आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी तमाम जो यात्रा को अपने आगे बढ़ा रहे, 3000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कवर करें, लेकिन फिर भी जयराम रमेश मानने के लिए तैयार नहीं है कि अभी राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी ज्यादा हो भी पाई है। नरेंद्र मोदी ज्यादा पॉपुलर थे। 2024 की बाजीगरी को समझने की कोशिश करते कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश जब ये मानते हैं कि मोदी की लोकप्रियता की कोई बराबरी ही नहीं है, तो 2024 के संदर्भ में खुद ब खुद कुछ सवाल उठते हैं। आइए उन सवालों पर गौर कर लेते हैं। 2024 की बाजीगरी के जरिए ये वो तमाम सवाल इस वक्त आपके सामने, 5 बड़े सवाल। पहला बड़ा सवाल, क्या मोदी का चेहरा ही फिर बीजेपी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित होने वाला है? यह बड़ा सवाल। अगला सवाल आशीष बताइए। अगले सवाल पे ध्यान दीजिए। 2014 में मोदी की लोकप्रियता की काट विपक्ष कैसे ढूंढ पाएगा? 2014 से लेके अब हम 2024 तक की बात कर रहे हैं, और 2024 में लोकसभा में क्या कुछ होगा, काउंटर कैसे किया जाएगा? अगला सवाल ये आगे आशीष, क्या एक साल में कांग्रेस मोदी के बराबर का चेहरा खड़ा कर पाएगी? ये अगला बड़ा सवाल है। चौथा बड़ा सवाल आशीष। अगला बड़ा सवाल देखिए, क्या 2024 की तैयारियों में कांग्रेस से फिर से देर हो चुकी है, क्योंकि 24 का काउंटडाउन तो शुरू हो गया है? और आखिरी और पांचवा बेहद अहम सवाल है, क्या कांग्रेस किसी गैर कांग्रेसी चेहरे पर रजामंद हो पाएगी? अगर वो मानती है, अगर जयराम रमेश सीनियर लीडर है, वो ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ज्यादा लोकप्रिय हैं राहुल गांधी के मुकाबले। समीर। बिल्कुल, और करुणा, ये बहुत अहम सवाल था जिसका जवाब जयराम रमेश ने जिस अंदाज में दिया उससे लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है विपक्षी गठबंधन को लेकर, विपक्षी एकता को लेकर। गठबंधन के सवाल पर जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया। केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी के साथ कांग्रेस कोई समझौता नहीं करेगी, यह बिल्कुल क्लियर कर दिया जयराम रमेश ने। केजरीवाल ओवैसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। सुनिए जयराम रमेश को। विपक्षी एकता का मंच बना तो केजरीवाल और ओवैसी का स्वागत है।
नो। नो। लास्ट सवाल, नो। साथ ही श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के लिए विपक्षी पार्टियों को न्योता भी दिया गया। अब तक कांग्रेस ने 23 पार्टियों को न्योता दिया। ये बड़ी खबर है। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के लिए 23 पार्टियों को बुलावा दिया गया। कुछ पार्टियों को न्योता देने से कांग्रेस ने परहेज भी किया है। ये भी बड़ा अपडेट। 2024 के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। जो निमंत्रण दिया गया है इस 23, अभी 21 नहीं, सॉरी मैंने गलती की, 23 पार्टियां हैं। 23 पार्टियों को जो निमंत्रण दिया गया है वो जो अंतिम कार्यक्रम है श्रीनगर में उसके लिए दिया गया है। वहाँ मैं नहीं समझता हूँ 2024 के बारे में बातचीत होगी। आम आदमी पार्टी को अभी तक निमंत्रण नहीं गया है, अजमल को निमंत्रण नहीं गया है, ओवैसी को निमंत्रण नहीं गया है, बीजेडी को निमंत्रण नहीं गया है, अन्ना डीएमके को निमंत्रण नहीं किया है, टीआरएस को निमंत्रण नहीं किया। ठीक है, ओके ओके कुमार भैया, को निमंत्रण गया है। अब आइए अब देखते हैं कि कांग्रेस को किन बीजेपी विरोधी पार्टियों से परहेज है और ये परहेज क्यों है, साथ ही इनका असर कहां कहां है, ये भी हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से। आप देखिए कि कांग्रेस इन्हें ना कहती है और वो क्यों, हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कहां कहां पर इसका असर होगा। सबसे पहले देखिए किससे परहेज है आम आदमी पार्टी, लेकिन क्यों है, क्योंकि दिल्ली पंजाब में कांग्रेस को बेदखल किया था। जाहिर सी बात है कि एक वोट कटिंग वाली एक बड़ी भूमिका निभाती है, लेकिन कहां असर होगा ये देखिए। दिल्ली पंजाब समेत कई राज्यों में कांग्रेस की इस पार्टी को लेकर यानी कि आम आदमी पार्टी को लेकर क्या राय है और वो उसका असर क्या कुछ होगा। अगला पॉइंट हमें करुणा बताएंगे कि एआईएम को लेकर कांग्रेस को क्यों परहेज है, क्यों और कहां असर होगा। ओवैसी को लेकर आशीष खुद ये बोला गया जयराम रमेश की तरफ से कि केजरीवाल और ओवैसी वहां पर ना है। तो अगला पॉइंट यही है जो आपने आशीष बोला कि एआईएमआईएम से क्यों परहेज है, क्यों आप इसको समझिए। मुस्लिम वोट का समीकरण बिगाड़ती है एआईएमआईएम और ये देखा भी है कि जहां पर कैंडिडेट्स खड़े होते हैं तो वहां पर कैसे खेल खराब भी हुआ है। अब अगला पॉइंट यहां पर देखिए, बीजेडी का आशीष आपको बता रहे, बीजेडी से क्यों परहेज। बीजेडी उड़ीसा में कांग्रेस के सफाए की सबसे बड़ी वजह है और इसका असर होगा डायरेक्टली और केवल उड़ीसा में। अगला आप देखिए कि कांग्रेस को किससे परहेज है, एआईएडीएमके। करुणा क्यों होगा, देखिए क्यों है, देखिए आशीष यहां पॉइंट है डीएमके से कांग्रेस गठबंधन में है और देखिए कहां पर असर इसका, तमिलनाडु में। अगला पॉइंट टीआरएस को लेकर है, फटाफट आशीष बताइए। टीआरएस क्योंकि कांग्रेस की बुनियाद पर यह खड़ी हुई है और सीधा और केवल असर आंध्र प्रदेश में है। अगली पार्टी जहां पर कांग्रेस को ना है एआईयूडीएफ है आशीष। अजमल का विवादित चेहरा और असम पे जो असर है वो साफ तौर पर नजर आता है आशीष। तो इन पार्टियों से कांग्रेस को काफी ज्यादा परहेज है। अगर ये साथ में आ जाए तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए एक बड़ा हेडेक बन सकता है। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कीर्तिनिधि पांडे जी भी हैं। पांडे जी, हमने देखा नहीं कि आपका नाम इस लिस्ट में था, लेकिन हाँ या ना लगातार चलते रहा है। हमने देखा है लार्जर स्केल पर, हमने देखा कि आप यूपीए के हिस्सा रहे हैं, लेकिन आगे बहुत ज्यादा बॉन्डिंग दिखाई नहीं दे रही है। ना भारत जोड़ो यात्रा के समय दिखाई दी और आगे भी कुछ बहुत तैयारी दिखाई नहीं दे रही है कांग्रेस पार्टी के साथ में एक यूपीए अलायंस को लेकर। पांडे जी देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत जोड़ो यात्रा जब उत्तर प्रदेश में थी जी और हमको आमंत्रण मिला था तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी शुभकामनाएं दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग उस यात्रा में शामिल नहीं। और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है बहुत स्पष्ट रूप से कि आमंत्रण मिला है समापन अवसर पे जाने के जी, लेकिन हम अपने पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, चर्चा के बाद तय करेंगे कि हमको वहां जाना है कि नहीं जाना। और देखिए TV9 भारतवर्ष पर जयराम रमेश ने कबूली कांग्रेस संगठन में कमजोरी की बात। सत्ता में रहते हुए संगठन का काम नजरअंदाज हुआ, कांग्रेस को फिर से जमीन पर मजबूत करने का काम जारी है, इसका जिक्र कर रहे हैं जयराम रमेश। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, कुछ इंटिमिडेशन नहीं है जो आपने अभी बोला था। जियो और जीने दो, सबको साथ ले चलो। ठीक है सर, एक सेकंड लूंगा। ये के एंथनी तो दूसरा बोल रहे, ये दूसरा बोल रहे हैं। ये के एंथनी बोल रहे मुस्लिम का साथ नहीं जाना है,
हिंदू को देना है। वो एक एंटनी की राय है। ओके सर, वो एक एंटनी की मेरे राय पास है। सर अभी समय थोड़ा कम है। एक मिनट सर, एक मिनट, समय थोड़ा कम है। जयराम जी, मैं थोड़ा सा तेजी से आगे अगर बढ़ूंगा। गडकरी जी अपनी असली राय दें तो कल वो मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। ठीक है। अगर ओके। राजनाथ सिंह असलियत बताए वो मंत्रिमंडल में ठीक है, नहीं ओके, रहेंगे। ओके, सर, एक एंटनी ने कह दिया अपना। जयराम जी, अब हमारा जो वो सेगमेंट है, पार्टी की राय नहीं, राजगोपालन जी, वो एक एक एंटनी की राय है। अब जो तो देखिए, जमीन पर कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी है। पांडे जी, आपकी बात बीच में रह गई थी। कांग्रेस पार्टी से आपके रिश्ते कैसे हैं, इसे लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं तब जब राहुल गांधी कहते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी की तो कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, वो केरल में, कर्नाटक में, बिहार में चुनाव थोड़ी जिता सकते हैं। तो उसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से भी पलटवार होता है। चल क्या रहा है आप लोगों के बीच में? 2024 में कैसे मिलकर लड़ेंगे, कैसे बीजेपी का सामना करेंगे? देखिए समीर जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में तो मजबूत स्थिति में है ही, लेकिन मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो और गुजरात में भी समाजवादी पार्टी का एमएलए इस बार चुनाव में जीता है, गुजरात के अंदर। और समाजवादी पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता, मैं इन राज्यों को जिसका वर्णन कर रहा हूं, दिल्ली है, तमाम जगह हमारे संगठन के लोग हैं। और हमारी विचारधारा, अगर समाजवादी विचारधारा पूरे देश के अंदर नहीं होती तो हमारे नेता रहे मुलायम सिंह यादव जी, इस देश के रक्षा मंत्री रहे, जो पूरे कार्यकाल में नहीं हुआ वो ऐतिहासिक फैसला रक्षा मंत्री रहते हुए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लिया था और कहा था जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला जवान है, जिसके कपड़े सिर्फ उसके घर आते थे, उसके पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसके घरों तक जाएंगे। यह फैसला समाजवादियों ने लिया था। अगर पूरे देश के लिए हमारे अंदर विचारधारा न होती तो ऐसे फैसले समाजवादी पार्टी नहीं लेती। ठीक है। और दूसरी बात समीर साहब, जो मैं लगातार कह रहा था, कई चैनलों पे भी इस बात को कहा हूं कि लगातार प्रधानमंत्री के चेहरे की बात होती है। मैं पूछ रहा हूं, 71 में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उस समय देश के अंदर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद नसबंदी लागू हुआ, उसके बाद जब चुनाव हुआ तो क्या हश्र हुआ? इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ तो स्वयं इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। नहीं, लेकिन देखिए कीर्ति जी, आपके पास तो चुनावी इतिहास भी हाल फिलहाल का यूपी में। अगर आप बोल रहे कांग्रेस के साथ आप जाते नहीं जाते, 2024 की बाजीगर में क्या होगा? लेकिन अभी हाल फिलहाल का इतिहास तो ये बताता है यूपी चुनाव में कि जो साथ है वो समाजवादी पार्टी का और जो कांग्रेस का है वो यूपी की जनता को पसंद ही नहीं आया था, नकार दिया गया था। देखिए, वो तो बात 2017 की, हाँ। लेटेस्ट चुनाव 2022 का। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जब से गठन हुआ और 2022 के विधानसभा के चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 36% वोट, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मिला। और हम अपनी ताकत के भरोसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करें। ठीक है कीर्ति जी, आप अपनी बात को आगे भी जारी रखें, लेकिन इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। जयराम रमेश ने कई और महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं। एक बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कि छवि बदलने के लिए नहीं है भारत जोड़ो यात्रा, छवि बदलना इसका परिणाम हो सकता है। आप लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस में जान है, तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये जरूर लोगों ने महसूस किया है कि कांग्रेस में जान आ गई। छवि बदलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाली गई, लेकिन हो वही ये हमने बैठकर क्या राहुल जी की छवि हम कैसे बदले, भारत जोड़ो यात्रा निकाले? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा का एक नतीजा है कि छवि में बदलाव आई, पर उसका कारण नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का कारण नहीं है कि हम भारत कैसे राहुल जी की छवि को बदले, पर कारण ये, एक कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नैरेटिव। आज कांग्रेस का नैरेटिव है, भारत जोड़ो यात्रा का कुछ तो नैरेटिव है, उसकी आलोचना हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, पर कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा है। 118 दिन पहले सब लोग कह रहे थे ये तो मुर्दा पड़ा हुआ है व्यक्ति, कांग्रेस खत्म हो गया। आज तो लोग कह रहे हैं यार इसमें जान है, कुछ तो है, कुछ तो कर रहे हैं। आप लोग नहीं कह रहे होंगे पर कई लोग कह रहे हैं। आप चलब्बरी जी, मानते हैं आप कि छवि बदलने नहीं निकले थे, छवि बदली है और कांग्रेस में जान आई है? देखिए, छवि बदलने निकले थे नहीं निकले थे ये तो वो बताएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि छवि राहुल गांधी जी की कहीं न कहीं पहले से नीचे आई है। और उसका कारण ये कि देखिए, आप सब जाते हैं संवाददाता सम्मेलन में, पत्रकार सम्मेलन में, और आप ही जब इस पूरी यात्रा का मकसद नहीं समझ पाते और जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि आप समझ नहीं पाओगे, मैंने राहुल गांधी को मार दिया है, बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, तो जो पत्रकार इतनी मेहनत से, इतनी
शिद्दत से पूरी यात्रा को कवर कर रहे हैं, तो जब वही इस यात्रा का मतलब नहीं समझ पा रहे। जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि पांडवों ने जीएसटी लगाई थी क्या, जब राहुल गांधी कहते हैं कि ये देश तपस्वियों का नहीं पुजारियों, ये देश तपस्वियों का है पुजारियों का नहीं है, इस तरह के जब स्टेटमेंट आते तो मुझे लगता है कि इस पूरी यात्रा का कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान ही हुआ है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे विवाद और बहुत सारे उटपटांग बयान है जो राहुल गांधी। लेकिन ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? आप लोग ये भी कहते हैं कि भाई राहुल गांधी में कोई दम नहीं है, उनमें वो नेतृत्व क्षमता नहीं है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है राहुल गांधी के एक एक मूवमेंट पर भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट करती है, यहां तक कि उनकी टी शर्ट पर भी। नहीं, देखिए, हमने ये नहीं कहा कि दम नहीं है, कांग्रेस पार्टी है, उनके नेता है, लेकिन एक ऑपोजिशन के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उस पर नजर रखना हमारा एक दायित्व बनता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं उस पर नजर रखना ऑपोजिशन का काम है, विपक्ष के साथियों का काम है। तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि पांडवों ने जीएसटी लगाई थी कि नहीं लगाई थी, तो समीर भाई अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आप ही समझा दीजिए, हमें तो समझ में नहीं आ रही। वो ये कहते हैं कि नहीं, ये देश तपस्वियों का है पुजारियों का नहीं है, और जाके फिर वो एक जैन में पूजा करते हैं, तो ये बात हमें तो समझ में नहीं आ रही है। वो ये कहते हैं राहुल गांधी को मार दिया। अगर ये बात अगर समीर बात को समझ में आती है तो जरा हमें भी समझाए, क्योंकि तमाम सारे पत्रकार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे वो तो नहीं समझ पाए, वो बार-बार पूछते रहे, वो कहते नहीं आपको ठंड लग रही है, आप इसका मतलब ठंड से डरते हैं। बिल्कुल, इन चीजों का मतलब इन कई मुद्दों को लेकर हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है, भारत जोड़ो यात्रा पर लेकर सवाल उठाए गए हैं, कांग्रेस की तरफ से भी उसका काउंटर अटैक होता रहा है।